हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन हो गए, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। माफ़ी चाहता हूँ, आज के करंट अफेयर थोड़े से लेट हो गए हैं। आज के वीडियो में 22 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ डेली मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आप वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीजें करंट अफेयर से जुड़े हुए नए नए पॉइंट्स मैं निकाल के लाता हूं जो कि आपसे शेयर किए जाते हैं। तो इसलिए आप ये एश्योर कर लें कि आपने ऑफिशियल टेलीग्राम ही ज्वाइन किया हो। चलिए पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था करंट अफेयर का, और मेरा सवाल ये था कि अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको डिक्लेयर किया गया है। तो इसका सही आंसर है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र को आईसीसी की तरफ से इनके परफॉर्मेंस के लिए अक्टूबर 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया था। और आईसीसी पिछले 2 साल से हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर कर रही है। इसके लिए आईसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें खिलाड़ियों के नाम पोल के रूप में डाले जाते हैं और दुनिया भर से इनके लिए वोटिंग आती है, और वोटिंग के आधार पर यह फैसला लिया जाता है। और अगर बात करें क्रिस वोक्स की, तो ये इस बार जुलाई 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। इसके बाद बाबर आजम अगस्त 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। और शुभमन गिल जो है ये सितंबर 2023 के इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ रहे। आपको बता दूं, शुभमन गिल साल 2023 में 2 बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जा चुके हैं। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है इनका? ग्रेग ब्रैकली। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 2022 से 23 के सत्र के लिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग जारी करी गई, जिसमें कौन सा ये राज्य है जिसने सबसे बेहतर कार्य करके अचीवर का स्टेटस प्राप्त किया है। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने बिजनेस एंड कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य किया है। मतलब तमिलनाडु एक ऐसा राज्य साबित हुआ है जो कि दूसरे राज्यों के साथ सबसे बेहतर व्यापार करने वाला स्टेट डिक्लेयर किया गया है, और इसको सरकार की तरफ से अचीवर का टाइटल दिया गया है। तमिलनाडु में इस टाइम पे गवर्नर यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है आर एन रवि। पहले ये नागालैंड के गवर्नर थे, अभी कुछ ही महीने पहले ये तमिलनाडु के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। और तमिलनाडु में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? ये है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, यह दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 दिसंबर को। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में यूनिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए। और केवल मनुष्य ही नहीं, कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में हमें एकजुटता के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम यूनाइट होकर रहते हैं तो हर एक देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है, और विश्व भर में शांति भी रहती है, और हमारे आसपास के जो इकोसिस्टम है जिसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी सेफ रह पाते हैं। इस दिवस को पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से 2005 में डिक्लेयर किया गया था। तो तब से लेकर आज तक यह दिवस 20 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ये कौन सा संस्थान है जिसको इनके इंडस्ट्रियल वाटर का एफिशिएंटली यूज करने के लिए फिकी वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, आज की डेट में कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म हो, या आप बोल सकते हो कारखाना हो, वहां पर इंडस्ट्री के अंदर वाटर का यूज बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो कि थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि वाटर को बहुत अच्छे तरीके से यूज करती हैं, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती भी हैं। तो ऐसे में ये कंपनी है एनटीपीसी कांति। और कांति कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार के अंदर मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो एनटीपीसी की ये बिहार वाली शाखा है जिसको इस बार फिकी वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। और प्रहलाद जोशी इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर हैं। अब ये जो नया पोर्टल खोला गया है भारत सरकार के द्वारा, ये एक ऐसा पोर्टल होगा
जो कि पूरे भारत भर में जिन भी मिनरल्स का खनन कर रही है सरकार, उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। इतना ही नहीं, ये पोर्टल इसकी भी जानकारी देगा कि भारत सरकार कौन कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को माइनिंग के लिए लेकर आ रही है और जो आने वाले समय में कार्य करेंगी। अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसने इस बार इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का 75वां संस्करण जो है इसका विमेंस टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो इस बार का इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब महाराष्ट्र की टीम ने जीता है। और आपको बता दूं, इसमें जो मेंस वाला टाइटल है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बार का जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस टाइटल किसने जीता है, तो आपका आंसर होगा डबल एआई ने, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और वैसे आपको बताऊं, विमेन्स और मेंस दोनों कैटेगरी में फाइनल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम थी। लेकिन बस अंतर इतना हुआ कि महिलाओं के इवेंट में महाराष्ट्र टीम ने फाइनल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया। और अगर बात करें इनकी कि इन्होंने कौन सी टीम को हराया, पुरुषों की टीम ने, तो इन्होंने कर्नाटक की टीम को 3-0 से फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ये कौन है जिनके द्वारा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया बोध गया में? बोध गया बिहार में पड़ता है। इसी को गया के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि गया वो शहर है जहां पर जो बुद्ध थे, इनको बोध की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से इसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो पहली बार इंटरनेशनल संघ फोरम का उद्घाटन दलाई लामा के द्वारा अभी हाल ही में किया गया यहाँ पर। और ये जो दलाई लामा है, ये 14वें दलाई लामा है। अब सवाल ये उठता है कि अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम जो है, ये क्या करेगा? इस फोरम के अंदर 2000 मेंबर्स संघ के हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के 33 ऐसे देश हैं जहां से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसे अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, ताइवान, जापान, कोरिया, कंबोडिया, ये सारे देशों से लोग आकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेपाल से भी लोग आकर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और मैंने आपको, जब बौद्धिज्म और जैनिज्म में आपको इतिहास में पढ़ाता हूँ, तो वहां पर भी आपको बताता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है उसका एक रत्न है संघ। ठीक है। संघ का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कि बुद्धा को मानने वाले हैं, वो इन संघों को ज्वाइन करते हैं और दुनिया भर में जहां पर भी इनके इवेंट होते हैं, वहां पे जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो धम्म नीति को मानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जो कि अशोका ने मानी थी धम्म नीति। देखिए, धम्म नीति का मतलब यह है कि आपको फिर अपना घर वगैरह सब त्यागना होगा, राजपाट त्यागना होगा और बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा। मतलब सत्य की राह में आपको जाना होगा मेडिटेशन करते हुए। एक्सेंचर एक आईटी कंपनी है और ये एक एमएनसी है। तो अभी हाल ही में इनके द्वारा भारत के कौन से शहर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडियो लॉन्च किया गया है? ये इनका एक नया एआई टूल है जिसको लॉन्च किया है एक्सेंचर ने बेंगलुरु में। एक्सेंचर की अगर बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1989 में करी गई थी और ये एक आयरिश अमेरिकन कंपनी है। आयरलैंड में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैमिल्टन। क्या है? हैमिल्टन। अब ये जो एआई स्टूडियो इन्होंने बनाया हुआ है, ये एआई स्टूडियो आने वाले टाइम में कई सारी कंपनीज को, उनके जो कस्टमर केयर स्टाफ्स हैं, उनकी मदद करने में मदद करेगा। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हो हर एक फील्ड में आपको कस्टमर केयर की जरूरत पड़ती है। आप इवन जोमेटो भी अगर यूज कर रहे हो या स्विगी भी आप यूज कर रहे हो, वहां पर भी आपको कस्टमर केयर की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपकी कोई कंप्लेन है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो कि भाई इतना लेट हो गया है या फिर ऑर्डर गलत आ गया है। या फिर मान लीजिए आप मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, वहां पर भी आपको कस्टमर केयर की जरूरत पड़ती है। आपको फोन में भी, बैंकों में भी कस्टमर केयर की, कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है आज की डेट में जहाँ पे आपको कस्टमर केयर की जरूरत ना पड़ती हो। तो उनका वर्कलोड कम करने के लिए ऐसे ही ये रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो एक्सेंचर ने बेंगलुरु में अपना नया जनरेटिव एआई स्टूडियो भी हाल ही में लॉन्च किया है। इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना लॉन्च करी गई है एनईएसएल प्लेटफॉर्म के ऊपर? सबसे पहले तो जान लो एनईएसएल का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। मतलब कहने का ये है कि सरकार के द्वारा जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं, वो सब ये बैंक आपको अपने डैशबोर्ड पर दे रहा है। ये बैंक है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। और रत्नाकर बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई।
रत्नाकर बैंक के सीईओ कौन है इस टाइम पे? ये है आर सुब्रमण्या कुमार। तो जैसे कि मान लीजिए आपको सरकार से एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सरकार की तरफ से कोई भी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो अगर आपको चाहिए तो इन्हीं के डैशबोर्ड पर आपको मिल जाएगी। सरकार का कोई पेंशन प्लान है मान लीजिए, तो वो भी आपको इनके डैशबोर्ड से ही एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके की जो सर्विसेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, वो सब आरबीएल बैंक आपको दे रहा है अपने पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन पे। भारत सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन योजना 2023 से 24 के लिए कितनी धनराशि को एलोकेट किया गया है कि भारत सरकार इसको उधार स्वरूप लेगी? और मतलब आप ऐसे समझ लो 2023 से 24 के सत्र में जो नेशनल पेंशन योजना है जिसका लाभ भारत भर में कई सारे करोड़ लोगों को मिलता है, तो इसके लिए सरकार अपनी तरफ से पैसा लगाती है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि ये पैसा बोरो करेंगे, मतलब उधार लेंगे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से। तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि कितना पैसा उधार लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, ये है 60,876 करोड़ का अमाउंट जो कि सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि इतनी धनराशि सरकार उधार स्वरूप लेगी और जिसका फायदा 2023 से 24 में पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर के लोगों को मिलेगा। और ये जो अमाउंट है ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि राज्यों के अंदर पेंशन योजनाएं कितने अमाउंट पर चल रही हैं। और एक और बात आपसे पूछी जा सकती है कि सरकार के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कितनी धनराशि अप्रूव करी गई है? तो भारत भर के 25 राज्यों और यूटीज को मिलाकर 91,471 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसरो ने चंद्रयान 3 को मुकम्मल करके दिखाया है और पूरे दुनिया भर में अपना झंडा लहराया है कहीं ना कहीं। तो इसरो की सराहना करते हुए इनको कौन से सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल ही में लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, आइसलैंड में एक म्यूजियम है और इसका नाम है हुसाविक म्यूजियम। क्या नाम है? हुसाविक म्यूजियम। इस म्यूजियम के द्वारा इसरो को सम्मानित किया गया है चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। और ये जो पर्टिकुलर प्राइज है इसको रिसीव किया है आइसलैंड में भारत के जो एम्बेसडर हैं और इनका नाम है बाला सुब्रमण्यम श्याम। क्या नाम है? बाला सुब्रमण्यम श्याम। तो इन्होंने इसको रिसीव किया है। बाकी इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसरो के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट। और क्या आपको पता है इसरो ने पहली सैटेलाइट कब लॉन्च करी थी? इसरो की स्थापना के 6 साल के बाद पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी 1975 में। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था आर्यभट्ट। ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि पूरे राज्य में पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर स्थापित करने जा रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर स्थापित किया जाएगा। मतलब एक ऐसा परिसर स्थापित किया जाएगा जहां पर बच्चों को फ्री चिकित्सा देने का काम करेगी सरकार। और यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो ऑन्कोलॉजी का इशू हो, चाहे वो सर्जरी का इशू हो किसी भी बच्चे को। अगर किसी भी बच्चे को आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर होंगे। इस पूरे अस्पताल के अंदर 575 बेड्स की फैसिलिटी दी जाएगी। 20 डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर शामिल किया जाएगा और 6 विभाग की यूनिट्स को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। चाहे वो सर्जरी का मामला हो, चाहे वो सामान्य बाल चिकित्सा हो, या फिर ऑन्कोलॉजी हो, सर्जरी हो, या फिर कोई भी प्लस लेवल की अगर क्रिटिकलिटीज देखने को मिल रही हैं बच्चे में, तो हर एक तरीके की यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जा सके बच्चे को, ये होगा इसका मेन उद्देश्य। और उत्तर प्रदेश में गवर्नर क्या हो रहे हैं इस टाइम पे? ये है आनंदीबेन पटेल। आई थिंक आप लोगों में से जिनको ना पता हो कि सुबह 10 बजे से एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डेली इस पे क्लास हो रही है जो कि लाइव होती है, जहाँ पर मैं जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तीनों का मिश्रण बनाकर आपको देता हूँ। आने वाले 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए ये मेरी तैयारी है आपके साथ। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो डेली सुबह 10 बजे इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि मेहनत मेरे करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके मेहनत करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो आपको राह दिखा सकता हूँ।
और आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है लिखी हुई है वरुण अवस्थी 07। कितने ऐसे एथलीट्स हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा? तो अभी भारत सरकार की तरफ से खेल मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें बताया गया है कि टोटल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इस वर्ष के लिए। और अगर बात करें कि खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो ये दो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एक तो हैं चिराग शेट्टी, यहाँ पर मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे हैं सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में जीता हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन दोनों ने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल भी जीता हुआ है। अर्जुन अवार्ड जो है ये खेल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। तो टोटल 26 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है और दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान मिल रहा है। ध्यान रहे 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था क्रिकेट में मोहम्मद शामी का नाम रिकमेंड किया गया था बीसीसीआई की तरफ से। तो मोहम्मद शामी का नाम भारत सरकार की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अगले 15 से 20 दिन में इतने कुछ फीचर आने वाले हैं कि जिसके भी बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही एफिशिएंट फीचर आएंगे, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से। फिलहाल आप इस बैच को अगर अवेल करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और इतना ही नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, जिसकी मदद से आप किसी भी एग्जाम में 2024 में मिनिमम 70% तो स्कोर कर ही सकते हैं। और उसके बाद बचा खुचा जो वेटेज है वो आपका करंट अफेयर से आसानी से कवर हो जाएगा। ये जो बैच है ये आप किसी भी राज्य के एग्जाम को टारगेट करके भी ले सकते हैं। स्टैटिक जीके का बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।